वो उस वक्त ज़ाहिर शाह मीर के सर पर हुई थी। ईशल मेरी गुड़िया, बात को समझो, हम फिर कभी चले जाएंगे, मगर अभी ऐसा पॉसिबल नहीं, बहुत बिजी हैं हम। फिर कुछ टाइम बाद प्लान बना लेंगे पक्का, उसने पिचकारा। अभी क्यों नहीं, आप सबके काम खत्म ही नहीं होते, हर वक्त काम काम काम। मुझे नहीं पता। ईशल की हर धर्मी और जिद के आगे वो सब कानों को हाथ लगाते थे। हम फार्म हाउस चलेंगे, पूरा दिन वहाँ रुकेंगे, अगर अगर तुम कहोगी तो रात भी वहीं रुक जाएंगे, खूब इंजॉय करेंगे। जैसा तुम कहोगी वैसा अरेंजमेंट मैं करवा दूंगा अपनी गुड़िया को। अब बिल्कुल अच्छे भाई नहीं है, वो किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थी। अच्छा भाई बनने के लिए एक वीक की पिकनिक ज़रूरी है, इसके सिवा मैं अच्छा भाई साबित नहीं हो सकता। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अपने कुछ काम जल्दी निपटा लूँ और बाकी सबको भी बोल देता हूँ हम चलेंगे। सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था भाई, आप तो सबसे अच्छे भाई हैं। अच्छा ठीक है, हम फार्म हाउस चलेंगे, बट सबको वही करना होगा जैसा मैं बोलूँगी, कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी मैं। वो कब अपने भाई को परेशान देख सकती थी, सो जल्दी से बोली। उसी लम्हे ज़ाहिर का फ़ोन रिंग हुआ, उसने देखा और फिर लाइन बिजी कर दी। ऐसी की तैसी किसी की जो हमारी बर्थडे गर्ल की बात ना माने, और अगर किसी ने इनकार किया तो सब वही करेंगे जो तुम कहोगी। फ़ोन फिर से रिंग होने लगा। थैंक्स भाई, ओके अब आप अपना फ़ोन सुन लें, हो सकता है कोई बेताब हो बहुत, उसने छेड़ा, क्योंकि ज़ायशा का यूं कुछ नागवारी से बार बार कॉल बंद करना कहीं ना कहीं उसे भी खटक गया था। इतनी बड़ी हो गई हो कि अब से अपने भाई का मजाक उड़ाओगी तुम? मजाक कब किया, मैंने तो जो देखा वो बोला। आपका फ़ोन फिर से बज रहा है, ज़रूरी कॉल नहीं इसलिए रिसीव नहीं की, और कोई बात नहीं। मैंने कब कहा कि कोई और बात है? ईशल उसने उसे घूरा। ओके ओके, जा रही हूँ, आप आराम से सुन लें अपना गैर ज़रूरी फ़ोन, वो कहकर भाग चुकी थी, जबकि वो मुस्कुराता हुआ सर नफ़ी में झटकता अपने काम में मसरूफ़ हो गया। 4 से 5 मिनट हुए होंगे कि फ़ोन फिर से बजने लगा। वो कोई 10 बार नंबर ब्लॉक कर चुका था, मगर वो जाने कहाँ से नया नंबर ले लेती थी। मैंने तुमसे ज़्यादा ढीठ लड़की अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो खुद को रोक नहीं पाता था। अल्लाह करे आप अपनी ज़िंदगी में आगे मेरे अलावा किसी को देखें भी ना, वो भी जैसे ढिठाई में कोई स्पेशल कोर्स किए हुए थी। मजाल है जो कोई बात का असर लेती हो वो। तुम जैसी मैं यकीनन देखना भी नहीं चाहूँगा। हमेशा ही वही लड़की उसे यूं ही जिद कर देती थी। हर वक्त मिर्चें क्यों चबाए रहते हो, कभी प्यार से भी बात किया करो। हाय मोहब्बत क्या ऐसा जुर्म है जो उसकी यूं सज़ा दे रहे हैं? अचानक ही शिकवा आया। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या मुझे डिस्टर्ब करने के अलावा? हज़ारों काम तवज्जो के मुंतज़िर हैं, मगर हमें आपसे फुर्सत मिले तो किसी और तरफ निकाह करें ना। मेरी तरबियत मुझे इंतहाई बात करने से रोकती है, इसलिए निहायत तमीज़ के साथ कह रहा हूँ, प्लीज़ मोहतरमा ये मोहब्बतनामा बंद कर दें। मुझे आपकी सस्ती मोहब्बत में कतई कोई इंटरेस्ट नहीं। आप अपने टाइप का कोई बंदा देखें ताकि कुछ अफाका हो आपको। कितने जालिम हो तुम ज़ाहिर शाह, ये जितना सब कुछ तुम कह लेते हो कोई और यूं कह कर तो देखे, मैं उसकी हस्ती हिला कर रख दूं। मगर तुम्हारा क्या करूं, तुम्हारे मामले में मेरा दिल अपने मुकाबले पर आ जाता है, वरना जितना तुम दिल दुखाते हो मैं कभी पलट कर भी ना देखूं तुम्हें। मैं दुआ करूंगा कि आप मुझे कभी पलट कर मत देखें। अल्लाह करे ऐसा दिन जल्दी आए। अब इजाज़त हो तो काम कर लूँ, उसने जिद चोकर जब्त से दांत पीसे। अब क्या जान लोगे मेरी? अगर मेरी इजाज़त की वाकई कोई अहमियत होती तो मैं कभी इजाज़त ना दूँ, मगर हाय रे हकीकत शनासी। अल्लाह हाफिज़। ज़ाहिर ने बिना कोई जवाब दिए राब्ता मुनक़ता किया और अपने काम की तरफ ध्यान लगा, मगर सोच के धागे आज पहली बार उस सरफिरी सी लड़की से इत्तफाकन हुई पहली मुलाकात की तरफ मुड़े थे। एक थका देने वाले दिन के बाद वो कुछ इधर उधर के काम निपटाकर घर के रास्ते पर था कि कुछ आगे कदरे वीरान सी जगह पर उसे एक लड़की भागती हुई उसकी गाड़ी की तरफ आती हुई दिखी थी। उसने यकदम ब्रेक लगाई, वरना यकीनन वो लड़की उसकी गाड़ी से टकरा जाती। यकदम ब्रेक लगने के बाइस गाड़ी के टायर बुरी तरह चरचराए। जाहिर ने अपना पिस्टल उठाया और बाहर निकला था। कौन हो तुम? रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हो? किससे भाग रही हो? वो अपने प्रोफेशनल अंदाज में सवाल पर सवाल कर रहा था, जबकि वो लड़की बुरी तरह कपकपाती हुई गाड़ी के बोनट से टेक लगाए लंबे लंबे सांस ले रही थी। इसी असना में सामने से 3 टीनेजर लड़के नशे में धुत यकीनन उसी लड़की के पीछे आ रहे थे। ए तुम जो भी हो, चुपचाप हमारे रास्ते से हट जाओ, ये लड़की हमारा शिकार है और तुम दरमियान में टांग अड़ाकर हमारा मूड खराब मत करो। उनमें से एक ज़ाहिर शाह मीर की तरफ उंगली करते बोला। जवाबन वो खामोश ही रहा। अपना मोबाइल निकाला और कुछ नंबर प्रेस करने लगा। पकड़ो इसे, पुलिस को कॉल करने लगा ये। वो तीनों से मोबाइल पर बिजी देखकर उसकी तरफ लपके। जाहिर ने पोल्स्टर से पिस्टल निकाल कर ऊपर करके फायर किया, जिस पर तीनों जहाँ कदम थे वहीं रुक गए। इतने करीब से गोली चलने की आवाज़ पर कानों पर हाथ रखे वो चीखी थी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, अगली गोली तुम में से किसी एक के सर में उतार दूंगा मैं। कान पकड़ो।
इधर लाइन में आओ। उसे पिस्टल वाले हाथ से उसने इशारा किया, जबकि दूसरे हाथ से मोबाइल कान पर लगाए किसी से बात करने लगा। आप ठीक है मोहतरमा? अपनी बात मुकम्मल करके वो उस लड़की की तरफ मुतवज्जो हुआ जो अब सर घुटनों पर रखे गाड़ी से टेक लगाए ज़मीन पर बैठी थी। उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो तशवीश के बाइस पंजों के बल उसके पास बैठा। आप सुन रही हैं मुझे? अब की बार उस लड़की ने सर ऊपर उठाया। स्याह बड़ी बड़ी आंखें उस वक्त खौफजदा थी बुरी तरह से। वो तीनों चुपचाप लाइन में कान पकड़े मुर्गे बने हुए थे, जिस पर वो इतनी बुरी सूरत हाल में भी खिलखिलाकर हंसती। यकदम ही सारा खौफ कहीं उड़न छुआ। वो महफूज थी। हाँ, कोई वजूद था जो उसको तहफ़्फ़ुज़ दे गया था। 5 मिनट गुजरे होंगे कि पुलिस मोबाइल वहां आकर रुकी और एहलकार जल्दी से बाहर निकले। सब ने एक साथ उसे सल्यूट किया। उन तीनों को ज़रा हमारे मेहमान खाने में लेकर जाओ, सुबह आकर देखता हूँ मैं। वो उन लोगों से बात कर रहा था जबकि वो फुर्सत से उसे ही निहार रही थी। ब्लैक पैंट के साथ येलो टी शर्ट और ऊपर ब्लैक लेदर की जैकेट में वो 6 फुट का लंबा चौड़ा बंदा जाने इतना ही हसीन था या उसकी नज़रों में इतना जच रहा था कि वो किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना बस उसे देखे जा रही थी। वो तीनों अब तरले मिन्नतें कर रहे थे मगर वो पुरसकून खड़ा था। सिपाहियों ने उनको गाड़ी में डाला और सल्यूट करते गाड़ी आगे बढ़ाई। उनके जाने के बाद वो उसकी तरफ पलटा जो अब बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जी तो मोहतरमा, अब बताइए क्या मामला है? अगर इस वक्त कोई और ऑफिसर होता तो यकीनन इस वक्त आप भी तशवीश में शामिल होती। कौन थे ये लड़के और आप इस वक्त अकेली क्या कर रही हैं, जबकि शहर के हालात आपके इल्म में ही होंगे? मैं एक फ्रेंड की बर्थडे पर गई थी, बस देर हो गई। अभी घर ही जाने के लिए कैब की तलाश में थी कि ये तीनों पीछे लग गए और मैं बचती बचाती इधर निकल आई। लड़कियों को इस तरह अकेले नहीं निकलना चाहिए, घर के किसी मर्द के साथ आना जाना चाहिए। खैर, आप एड्रेस दें, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। अगर कहें तो कैब मंगवा देता हूँ। यकीनन आपके घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। मेरे लिए कोई परेशान नहीं होता, फिक्र मत करें। बाकी घर के मर्द से क्या मुराद थी आपकी? मीन्स अपने फादर या ब्रदर के साथ आया जाया करें। अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड के साथ निकला करें। अगर मैं कहूँ कि फादर, ब्रदर और हस्बैंड तीनों ही नहीं है तो आपके घर में कोई तो होगा। खैर छोड़ें, बताएं आपको कहाँ छोड़ दूँ? वो ख़वातीन से ज़रा मुख्तसरी बात करता और ये सामने खड़ी लड़की जिस दीदा दलेरी से उसे देख रही थी वो आश्चर्य कर उठा था। वो मर्द होकर नज़र नहीं डाल रहा था जबकि वो औरत होकर धड़ल्ले से उसे घूर रही थी। कहीं भी नहीं, मैं चाहती हूँ आप मुझे कहीं भी ना छोड़ें, कभी भी ना छोड़ें, अपने साथ ले जाएं, अपने पास रख लें। वो जाने कैसे इतनी बेखुद हो गई थी उस पल के खुद को रोक ही नहीं पाई। आप होश में तो हैं? क्या बकवास है ये? उसकी नफीस तबीयत पर गरां गुजरी थी उस मोहतरमा की बात, इसलिए लहजा मजीद खुश्क और संजीदा हुआ। जो दिल ने कहा बोल दिया, मेरी क्या गलती है? उसने आराम से कंधे उचकाए। जाहिर ने बिना जवाब दिए अपना मोबाइल निकाला और गाड़ी से कुछ दूर गया। वो किसी से बात कर रहा था, दूसरी तरफ मुंह किए, जबकि वो गाड़ी से टेक लगाए उसी को देख रही थी। बिलाशुबा वो बंदा इंतहा का खूबरू था। यकीनन ये बात वो जानता था, इसीलिए तो मिजाज आसमान पर थे उसके। अब वो सिगरेट सुलगा रहा था, मुंह अभी भी दूसरी तरफ था। जबकि कुछ पल मजीद सरके तो एक टैक्सी वहां आकर रुकी और ड्राइवर बाहर निकला। जाहिर शाह ने बकिया सिगरेट बूट तले मसला और ड्राइवर की तरफ बढ़ा। उससे एक दो बातें की और फिर उसकी तरफ आया। टैक्सी आप जहाँ कहेंगी आपको छोड़ देगी, खुदा हाफिज। अपनी बात मुकम्मल करता वो बिना उसको बोलने का मौका दिए ड्राइविंग सीट संभालते गाड़ी रिवर्स करते जन से उसके पास से गाड़ी निकाल कर ले गया। वो जैसे किसी ख्वाब के ज़ेरे असर थी। हवा के झोंके की तरह वो आया और चला भी गया, मगर उसका साथ दिल भी ले गया था। चले मैडम? ड्राइवर निहायत अदब से नज़रें झुकाए उससे पूछ रहा था। हाँ चलो। लंबा सांस लेती वो टैक्सी में आ बैठी। कहाँ जाना है? उसने एड्रेस बताया और सीट से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। सुनो, फिर यकदम कुछ याद आने पर सीधी होकर बैठी। जी मैडम, ये कौन था जिसने तुम्हें मुझे घर छोड़ने के लिए कहा? आप नहीं जानती? जाहिर है नहीं जानती, इसीलिए पूछ रही हूँ। ये यहाँ के एसएसपी हैं, जाहिर शामिर, बहुत ईमानदार और काबिल, बहुत रहम दिल है। मुझे तो सिरे से इसके पास दिल ही नहीं लग रहा। तुम कह रहे हो बहुत रहम दिल है, ऐसी कोई बात नहीं मैडम, बहुत अच्छे हैं ये। मुझे ये टैक्सी भी इन्होंने ही दिलवाई, कोई काम नहीं था मेरे पास। अल्लाह ने बहुत नवाज रखा है मगर तबीयत में बहुत आजिज़ी है इनके। वो ड्राइवर उसकी तारीफ़ में रतपुल लिसान था। इन्हीं बातों में वो घर पहुंची। जब किराया देने लगी तो उसने लेने से मना कर दिया कि साहब किराया अदा कर चुके हैं। अगले दिन वो माँ गुलदस्ते के उसके ऑफिस में थी और फिर उसकी जैसे रूटीन ही बन गई। जब दिल आया करता अन टपकती। वो बुरी तरह डांट देता तब भी उस पर कोई असर ना होता। उसके ऑफिस में सबको मालूम हो चुका था, बल्कि वो खुद उन सबको बताती थी और फिर उसके भाइयों को भी इल्म हो चुका था और अब तक उसका रिकॉर्ड लगाते थे वो लोग। जाहिर शामिर सिवाय उसके नाम के उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। ना उसने कभी पूछना ज़रूरी समझा और ना उसने बताया। कल ईशल की बर्थडे थी, सो उसी की तैयारियां चल रही थी। वो अपना बर्थडे खूब अच्छे से मनाती थी
और सब उसका साथ देते थे। इस बार वो चाहती थी कि वो लोग कहीं पिकनिक पर जाएं, कम से कम 1 वीक के लिए, मगर फ़िलहाल ऐसा मुमकिन नहीं था। सो ज़ाहिर शाह ने फार्म हाउस का आइडिया दिया और पिकनिक का प्रोग्राम भी फिर कभी पर चला गया। मॉम, मुझे इनमें से कोई ड्रेस नहीं पहनना, मुझे न्यू लेना है। ईशल, ये न्यू ही हैं, अभी तुमने इनको एक बार भी टच नहीं किया। फरवा सख्त ताजीज़ थी। फिर भी ये बर्थडे के लिए तो नहीं लिए थे ना। ईशल, अब तुम पिट जाओगी मेरे हाथों, आप मुझे मारेंगी। कल मेरी बर्थडे है। उसने मुंह बिसोरा। ईशल, बड़ी हो जाओ कुछ, लड़कियों में इतनी बचकाना तबीयत अच्छी नहीं लगती, कुछ तरीका सलीका सीखो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अल्लाह करे ये बात उसके ज़हन में भी आ जाए। ईशल की इज्जत अफजाई हो रही थी और उरद शेरू से मुस्तफ़ीद हुए बगैर रह जाए, ऐसा कम ही होता था। जब भी उसको डांट पड़ रही होती वो बोतल के जिन की तरह हाजिर हो जाता। आपके साथ मसला क्या है आखिर? वो गुस्से से पलटी जब नज़र उसके साथ खड़े मोमिन शाह पर पड़ी जो उनकी नोक झोंक पर मुस्कुरा रहा था। वो कन्फ्यूज सी नज़रें झुका गई। कसम से मोमिन, मुझे तुझसे दिली हमदर्दी है जिगर, तेरे मुस्तकबिल की बैंड बजने वाली है और मैं सिवाय तुझसे हमदर्दी करने के इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। उसने ईशल पर नज़रें जमाए, मोमिन के कान में सरगोशी की। शर्म किया करो, क्यों परेशान करते हो इसे? उसने मसनूई संजीदगी से कहा, जबकि उसकी बात पर हंसी तो उसे बहुत आ रही थी। ईशल ने वहाँ से खिसकना ही मुनासिब समझा। मोमिन, मुझसे वाकई तेरे इतने बुरे हाल नहीं देखे जाएंगे। ये लड़की कहाँ सूट करेगी तेरे साथ? अभी कौन सा शादी हो रही है? और वैसे भी ईशल की मर्जी पर मुनहसर है ये सब हमारे बड़ों के दरमियान की बात है, वक्त आने पर देखेंगे। उसकी और ईशल की बात कुछ साल पहले इरहा की पुरजोर फरमाइश पर पक्की हुई थी कि वो अपनी इकलौती भतीजी को अपने इकलौते बेटे मोमिन शाह की दुल्हन बनाना चाहती हैं। जमान और महमा वाले वाक़ये की वजह से वक्त से पहले बात पक्की करने के हक में कोई ना था, मगर इरहा के सामने कौन टिक सकता था? मुराद को भी बज़ाहिर तो कोई एतराज़ न था कि ईशल इरहा की भतीजी थी तो मुराद की भांजी थी, मगर वो भी यही चाहता था कि बच्चे अपनी मर्जी से कोई फ़ैसला कर लें। तो ये तय हुआ कि वक्त आने पर अगर मोमिन और ईशल दोनों दोनों रजामंद हुए तो ये रिश्ता बरकरार रहेगा, वरना वो लोग बच्चों की पसंद को ही तरजीह देंगे। वो कब से तैयार होकर बैठी थी, मगर जुरेज का कहीं अता पता न था। सुबह हुक्म जारी करके गया था कि शाम 5 बजे तैयार रहे, एक दोस्त की तरफ जाना है। वो 4:30 ही रेडी हो गई थी, मगर खुद अब न जाने कहाँ गायब था। 5:15 हो रहे थे। उसके कपड़े वगैरह वो निकाल कर रख चुकी थी। बैठे बैठे उकता गई, नाचार फ़ोन उठाया कि कॉल करके पूछ ले जाना भी है या नहीं। बेल जा रही थी। जब भी पीछे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो पलटी तो वो बगौर मोबाइल को देखता कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही विंडो के पास स्काई ब्लू कलर की सिल्वर काम वाली लॉन्ग शर्ट के साथ कैप्री पहने, दुपट्टा सर पर जमाए, हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो बेहद जाजिबे नज़र लग रही थी। उसकी रंगत में कुदरती तौर पर घुली गुलाबियाँ देखने वालों को कुछ पल के लिए मबहूत कर दिया करती थी। जैसे उस पल वो बेखुद सा उसके करीब आ रुका। बंदा पागल ना हो तो क्या हो, जबकि सामने ऐसा हश्र बर्पा करने वाला हुस्न हो और साथ अपनी मिल्कियत का हक भी। बीवी भी ऐसी कि जिसकी नज़रें तीर हों तो लब तलवार। फिर खुद ही बताओ, राहें मसदूद होंगी कि नहीं? ऐसी सूरत में दूर जाने के जतन भी करूं तो कैसे, और अगर पास आऊं तो कैसे? उसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो रुख मोड़ गई। उसकी इस हरकत पर वो महसूस हुआ, मगर कहा कुछ नहीं। हुस्न की नाज बर्दारियाँ कौन कम बखत नहीं करना चाहेगा, वो भी तब जब बात शुरू की हो, यानी इब्तदाई इश्क। मगर ये जालिम समाज के बीच में आ जाता है। इश्क को तो समझो पैदल मात हो गई। उसकी आंखों में साफ शरारत देखी जा सकती थी। सरगोशी किसी कदर पुरअसरार थी। इश्क फ़िलहाल के लिए कालदम और दुनियादारी शुरू। मैं रेडी हो जाऊं, फिर निकलते हैं। आपके हुस्न की बाकी मदा सराई फिर सही। गो के मेरे लफ्ज़ों का मोहताज तो नहीं ये रंग रूप, मगर फिर भी ये नाचीज़ कुछ लफ्ज़ निछावर करना चाहेगा आपकी खूबसूरती पर। वो यकीनन सीरियस नहीं था। वो मजाक मजाक में भी मिन्हल की जान पल में हवा कर दिया करता था। उसका लहजा, उसका अंदाज़ ऐसा होता कि मिन्हल के दिल उसकी बातों पर ईमान लाने को करता, मगर अगले ही पल वो कोई ऐसी बात करता कि मिन्हल की खुशफहमियों के मीनार पल में ज़मीं बोस हो जाया करते थे।